तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17। बोले तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। हम आ चुके थे 17 बे पे और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपसे पूछा नहीं है, दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 81 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 12 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड एरिया। ओके, तो देखते हैं। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले तो उस चीज को हम नोटिस करते हैं। ठीक है, पेरीमीटर है आपके पास 81 मीटर और जो ब्रेड्थ है, ठीक है, ब्रेड्थ जो आपके पास वो है आपके पास 12 मीटर। आपको फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ और आपको फाइंड आउट करनी है इसकी एरिया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लेंथ ही निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, दोनों चीजों की, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर एरिया आएगा। हमें ब्रेड्थ पता है, वैसे भी लेंथ अगर नहीं भी बोलता है निकालने के लिए तब भी हमें निकालना ही पड़ता। आइए, अगर मैं मानकर चलता हूं कि ये क्या है, मेरे पास एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मेरे पास है 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, दिस इज पेरीमीटर का फॉर्मूला और हमें पेरीमीटर गिवन है 81। चलिए 2 यूं ही रखते क्या, उधर भेज देता हूं मैं, है ना, सही रहेगा। तो इधर L प्लस बी बचेगा, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई में डिवाइड में। लेंथ पता है क्या, नहीं तो लेंथ निकालना है, प्लस में ब्रेड्थ की जगह पे 12 रख देता हूं, इज इक्वल टू 81 बाई 2। इसे डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40.5 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, ये आ जाएगा यहाँ से लेंथ, ये आ जाएगा 40.5, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28.5। आपने मीटर में निकाल दिया लेंथ 28.5। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ के जगह पे 28.5 इंटू में ब्रेड्थ के जगह पे आपके पास आ जाएगा 12। मल्टीप्लाई कीजिए और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में। फटाफट नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे बोला है कि जो पेरीमीटर है वो आपकी बार है 3/5। देखिएगा पेरीमीटर जो आपके पास है 3/5 किलोमीटर। उसके बाद आपसे बोला गया इसमें कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसके ब्रेड्थ से। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक बार लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट से एक रेक्टेंगल है, ये थोड़ा सा स्क्वायर जैसा लग रहा है, इसको रेक्टेंगल बनाते हैं। चलिए, कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है। तो जब तक हमें ब्रेड नहीं पता चलेगा तब तक लेंथ कैसे पता चलेगा। तो हमने ब्रेड को मान लिया x, तो लेंथ हो जाएगा डबल, हो जाएगा 2x हो जाएगा। चलिए समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। चलिए, हमें पेरीमीटर पता है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आपको मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। मतलब इसको भी हम मीटर में लेट करेंगे, इसको भी मीटर में लेट करेंगे, और जो पेरीमीटर किलोमीटर में दिया है उसे भी हम मीटर में ही लेट करेंगे। चीजों को समझिए, ठीक है। तो पेरीमीटर को सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूं ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपको पता है पहले से ही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के इक्वल होता है तो इतना किलोमीटर कितने के इक्वल होगा, तो 3/5 और यहाँ पे किलोमीटर का कन्वर्ट कर दूंगा तो 1000 मीटर हो जाएगा। 5 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में और ये आ जाएगा 203, ये आ जाएगा 600 मीटर। तो पेरीमीटर हमें पता है 600 मीटर है, लेंथ हमें पता है, ब्रेड्थ हमें पता है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इज इक्वल टू में पेरीमीटर कितना है 600। 2 ब्रैकेट में लेंथ के प्लेस पे 2x है, ब्रेड्थ के प्लेस पे x है, इज इक्वल टू में 600। और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2x और 1x 3x हो जाएगा इज इक्वल टू में 600। ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू में 600। x की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय में 6 डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 100 मीटर। चीजों को समझिए, हमारे पास लेंथ पता चल चुकी है, लेंथ कह रहा हूँ, ब्रेड्थ पता चल चुकी है, x की वैल्यू बोले तो, है ना। तो ये अगर 100 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था, एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी आपके पास 200, ब्रेड्थ कितनी आपके पास 100, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर। डिड यू गेट इट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे बोला गया है कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो 30 मीटर लॉन्ग है, 18 मीटर वाइड है और इसको कवर करना है ग्रास से। ठीक है, विथ आपके पास क्या है, ग्रास। ठीक है, कहता है लिविंग 2.5 मीटर ऑल राउंड इट, फाइंड द एरिया टू बी लेड विथ ग्रास।
तो सबसे पहले आपके पास बोला एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कुछ इस तरीके से, एंड दैट इज 30 मीटर लॉन्ग एंड कितना बोला, 18 मीटर वाइड बोला ना, 18 मीटर वाइड, राइट। ओके, तो 18 मीटर वाइड। अब बोला है कि इसको हमें ग्रास से ढकना है। क्या करना है, ग्रास, यहाँ पे चारों साइड, यहाँ पे पूरे में चारों साइड नहीं, कंप्लीट एरिया में क्या करना है, ग्रास लगाना है। लेकिन एक कंडीशन है कि 2.5 मीटर चारों साइड जो है वो छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से चारों साइड 2.5 मीटर एरिया छोड़ देंगे इस तरीके से। ये वाला एरिया हमने 2.5 मीटर ऑल अराउंड क्या कर रहे हैं, छोड़ दिया हमने। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हमें कह रहा है ग्रास अब कितने एरिया में हम लगाएंगे, तो ये रहा ग्रास वाला पोर्शन। आ रही बात समझ में, ये रहा ग्रास वाला पोर्शन। और अगर मैं आप लोगों को नोटिस करवाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि ये भी एक छोटा सा क्या बन चुका है, रेक्टेंगल बन चुका है। चीजें समझ में आ रही है। अब हमें इस रेक्टेंगल की गलती से भी लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाए तो तुरंत एरिया निकाल देंगे। तो पहले इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी, यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ ई एफ जी एच। यहाँ पे आप लोगों को देख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ई एफ जी एच, ठीक है। समझ लीजिएगा, कॉर्नर अंदर वाला जो रेक्टेंगल है वो क्या आपके पास, ई एफ जी एच। तो देखिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार इसका लेंथ कैसे निकाले, इसका ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार यहां से लेकर यहां तक पूरा जो है 30 मीटर है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये कितना है, 2.5 मीटर है, ये कितना है, 2.5 मीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ए बी, ए की लेंथ कैसे निकलेगी, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस 30 मीटर में माइनस कर दूं कितना, इधर से 2.5 और इधर से 2.5, बोलिए हाँ यानी 2.5 प्लस का 2.5, तो ये आ जाएगा 30 मीटर और माइनस का 2.5 कितना बन जाएगा, 5 मीटर बन जाएगा। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 25 मीटर। और ये हमने क्या निकाला, EF की लेंथ निकाला, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करो तो। और EF क्या है, लेंथ है किसकी, अंदर वाले एरिया जहां पे अपने को ग्रास लगाना है। नेक्स्ट आपके पास इधर वाला पोर्शन, तो ये कंप्लीट 18 है, जिसमें से ये वाला पोर्शन 2.5 है, क्योंकि कंप्लीट ये जो वाइड है जो हमने छोड़ रखा है वो क्या 2.5 मीटर का ही है, और ये वाला भी 2.5 मीटर का है। तो जब हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे एफ जी, तो एफ जी जब हम निकालेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 18 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 2.5 प्लस का 2.5 मीटर। चीजें समझ में आ रही है, इधर से 2.5 और इधर से 2.5, 2.5 आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए एफ जी निकालेंगे तो 18 माइनस ये आ जाएगा 5 मीटर, 18 मीटर और 5 मीटर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13 मीटर। चीजें क्लियर हो रही है, डन है। हमने दो चीज निकाल दिया, लेंथ और ब्रेड्थ। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू ई एफ मल्टीप्लाई में एफ जी, लेंथ ये रहा, ब्रेड्थ ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट। लेंथ कितनी निकली है हमारे पास 25 और ब्रेड्थ कितनी निकली है 13। जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ठीक अपोजिट दे रखा है। अब की बार बोला आपके पास जो रेक्टेंगुलर गार्डन टाइप का जो भी प्लॉट है उसमें क्या बोला, ऑल राउंड तो आपने छोड़ रखा है 2.5 का पहले से ही, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, एक यूनिफॉर्म जो पाथ है, फुट पाथ कहते हैं, वो हमने छोड़ रखा है। इसकी विड्थ हमें गिवन नहीं है, पहले तो 2.5 गिवन था क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें अपने को गिवन नहीं है। अपने को क्या गिवन है, इसका जो एरिया है, एरिया जो ये फुट का एरिया है, फुटपाथ, ये जो पाथ है, बेसिकली फुटपाथ नहीं, ये जो पाथ है उसका में एरिया गिवन है 234 मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेट मी चेक, यस मीटर स्क्वायर है। तो चलिए इसको हम मीटर स्क्वायर में रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करने को कहा गया है, और साथ में ये बोला इसकी जो लेंथ है वो 45 मीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो आपके पास 36 मीटर है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, आरी बात समझ, ये वाली विड्थ कितनी होगी वो हमें पता करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर से इसकी नेमिंग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, ए बी सी डी, और यहाँ पे आपके पास ई, अंदर से कर देता हूँ एफ, दिख जाएगा आपको जी, यहाँ पे एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, हमें क्योंकि एरिया गिवन है इस वाले पाथ का, तो हम क्या करेंगे पता है, किसी तरीके से कोशिश करेंगे। ध्यान रखना ये जो मैंने इधर थोड़ा सा पतला कर दिया, इधर थोड़ा सा मोटा कर दिया, ये ना यूनिफॉर्म है, बोले तो सर हर तरफ इक्वल है, ठीक है। यार हमें एरिया दिया था, हम क्या करेंगे पता है, एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। और एरिया निकालने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं,
अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ ABCD में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ EFGH, तो ये जो पाथ है हमारे पास वही बच जाएगा हमारे पास। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH अगर मैं कर दूं तो मेरे पास वो किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ पाथ के इक्वल, ये वाला एरिया ऑफ पाथ के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 234 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABCD तो हमें पता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 45 मीटर स्क्वायर मीटर, और इंटू में ब्रेड्थ कितनी 36 मीटर, माइनस। अब बात आती है यार EFGH का हम कैसे निकालें? क्या हमें इसका लेंथ मालूम है? नहीं मालूम है, बट देखिए मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं यार, ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है वो x है, x मीटर है, और ये वाला जो पाथ है वो भी तो x मीटर ही होगा, बताइए हाँ या नहीं? यार यूनिफॉर्म है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या यूनिफॉर्म है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या यूनिफॉर्म, चारों साइड ठीक है, सारे क्या यूनिफॉर्म है, सेम है, इक्वल है। तो x लेट किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो पूरा तो पता है ना, टोटल 45 है यहां से लेकर यहां तक, तो हमें इसको गायब करना और इसको गायब करना ताकि इसकी लेंथ पता चल जाए। तो यहां से अगर फिर से वही काम करूंगा, अगर मुझे EF की लेंथ पता करनी तो कंप्लीट लूंगा मैं AB और उसमें से माइनस कर दूंगा ये वाला x और x, 2x माइनस कर दूंगा, x और x माइनस कर दूंगा तो 2x बना लेगा। तो AB क्या आपके पास 45 है, आ रही बात समझ में? सॉरी AB क्या आपके पास 45 है, तो 45 माइनस का 2x हो जाएगा। तो EF हमने निकाल दिया। उसी तरीके से इधर से अगर मैं FG निकालने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो FG तो एक तो हमें पूरा लेना पड़ेगा BC, और BC में से माइनस करना पड़ेगा इधर वाला पोर्शन x और इधर वाला पोर्शन x, क्योंकि ये टोटल आपके पास कितना 36 है, 36 में ये वाला x और ये वाला x क्या होगा आपके पास माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस करेंगे हम 2x, तो FG जो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 36 माइनस का 2x। चीजों को समझिए, क्लियर है, डन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC के जगह पे, सॉरी EF के जगह लेंथ और ये होगा ब्रेड्थ, तो लेंथ के जगह लिख लेंगे हम 45 माइनस का 2x और ब्रेड्थ के जगह लिख देंगे 36 माइनस का 2x, 36 माइनस का 2x, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 234। क्या चीजें समझ में आ गई? हमने यहां से जैसे x कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया, यहाँ पे फील आ जाएगा, बोले तो हमें ब्रेड्थ जो विड्थ निकालनी है अपने को वो हमें मिल जाएगा। चीजें समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 1620 निकल कर आ जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट उठाइए दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, वही 1620 ही आएगा, 1620, और फिर इसी से अगर मैं इसको करता हूँ माइनस का 90x आ जाएगा। चीजों को समझिए, फिर इसे इसको करूंगा तो माइनस का 72x आ जाएगा, और इससे इसको करूंगा तो प्लस का 4x की स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 234 तो आपके पास है ही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास 1620 माइनस, ये साइन सबका चेंज करेगा इस ब्रैकेट वाले का, तो माइनस का 1620 आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 90x, ये प्लस का आ जाएगा 72x, और ये माइनस का आ जाएगा 4x की स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 234। इससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास बच गया माइनस का 4x की स्क्वायर, माइनस का 4x की स्क्वायर, फिर आपके पास इन दोनों का ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 2 9 7 16 162 आ जाएगा प्लस का, और ये 234 उधर पॉजिटिव है, इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा 234, और इज इक्वल टू में बता दीजिए 0। क्या चीजें समझ में आ गई? क्लियर है, डन है। चलिए अब आपको क्या करना है, अगर ये 4 से तो कटेगा नहीं तो 2 से काट देता हूं, दोनों साइड आप क्या कीजिए -2 से डिवाइड कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आए तो आप स्टार्टिंग वाले जब एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू होंगे उसके जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम जब कॉमन लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे बेसिकली, हम इसको रिमूव करेंगे एक तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -2 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ। देखिए इसका क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, एक तो माइनस माइनस तीनों का साइन चेंज कर देगा, तो पॉजिटिव बना देगा। 2 से डिवाइड करने के बाद ये 2 टाइम्स में बच जाएगा, तो ये 2x की स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे x था, इसमें ध्यान रखिएगा, ये वाला x है, 162x है, ठीक है, 162x है ना, 90 में, और ये दोनों में x था आपके पास। चलिए, तो अब हमारे पास 2x की स्क्वायर, इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 81x, और प्लस का था तो माइनस का बना ले, क्योंकि माइनस से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये माइनस का प्लस का बना देगा, और ये 117 आ जाएगा ना, 117 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 0 अपन कोई भी नंबर आपके पास 0 ही रिजल्ट लाकर देता है आपके पास। तो ये आ चुका है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था आपके पास, क्वाड्रेटिक
फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में क्या था आपके पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता था, उसमें आपको इक्वल टू जीरो नहीं मिलता था, बट यहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है। फैक्टराइज वही करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, बस एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, और वो क्या होगा वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम करना स्टार्ट करते हैं, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। सबसे पहले ए एक्स की स्क्वायर ऐसे कंपेयर नहीं करते थे, ए एक्स की स्क्वायर माइनस का बी सॉरी प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू माइनस का 81 है, सी की वैल्यू 117 है। पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते तो 234 आ जाएगा। फिर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे, कुछ ऐसे नंबर लेते थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे ये वाला नंबर आ जाए। अगर नहीं पता चलता था हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उनमें से मल्टीप्लाई करके और पता कर लेते थे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ 78 और 3 ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लेना है कि देखिए ऐड करते ये आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना माइनस का 81 लाना है, तो दोनों का माइनस का लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो, और ये वाला बड़ी वाली डिजिट की वजह से माइनस का आ जाए। तो माइनस का 78x माइनस का 3x और प्लस का 117 और इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए 2x, यहाँ पे x बचेगा, माइनस का यहाँ पे कितना बच जाएगा 34, और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे फिल नहीं आया, 34 बनेगा क्या, ये 3 और 9 39 आएगा, सॉरी। ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे x माइनस का 39 आ जाएगा। हमने माइनस का 3 कॉमन लिया, x आ गया, ये माइनस प्लस वाला माइनस बना लेगा, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से x माइनस 39 बेसिकली कॉमन ले लीजिए, पहला ब्रैकेट, इसको एक जगह आ जाएगा, तो 2x माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। चीजें क्लियर हो गई, डन है। चलिए अब आप लोगों को क्या समझना है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां से जो नया कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारे मिडिल टर्म जो फैक्टराइजेशन करते थे वो नहीं, अब फैक्टराइजेशन आपने कर चुके हो। जब भी इस तरीके से दो फंक्शन के बाद इक्वल टू में मल्टीप्लीकेशन हो तो आपको क्या करना है, सेपरेटली इक्वल टू 0 रख देना, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस का 39 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 39, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2, -3 उधर चला गया और 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई। अब बात आती है सर कौन सा वैल्यू ले, क्या दोनों वैल्यू ले या फिर एक वैल्यू ले, और अगर एक वैल्यू ले तो कौन सा वैल्यू होगा। तो मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो लेंथ था 45 था, जो ब्रेथ था वो क्या आपके पास ब्रेथ था आपके पास 36 मीटर है। अब एक बात बताइए मेरे को, यहां से लेकर यहां तक टोटली 36 है, तो हमने जो ये विड्थ छोड़ रखा है ये वाला और ये वाला, क्या है वो पॉसिबल है कि 36 से ज्यादा पहुंच जाए? कभी नहीं, वो बिल्कुल एक छोटा सा वैल्यू आएगा, है ना, छोटा सा 2 1 3 4 इस तरीके से वैल्यू आ सकता है, इतना ज्यादा नहीं आ सकता। हमने एक पाथ ही छोटा सा, अरे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे 39 को कर देंगे कैंसिल, बोलेंगे 39 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। अरे बात समझ, क्योंकि वो ब्रेथ से भी बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो 3/2 मीटर आ गई, या फिर डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, और उसमें कुछ इस तरीके का आपके पास फिगर गिवन है, इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि एक ऐसा पाथ है जो कि लेंथ के जो पैरेलल है, और एक ऐसा पाथ है जो कि ब्रेड्थ के क्या है पैरेलल है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको जो गिवन है वो ये जो पाथ है इसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है, और इधर का भी 4 मीटर ही है। अगर थोड़ा सा मैंने बनाने में वैसे ऐसा कुछ किया तो वो अलग की बात है, बट दोनों की क्या आपके पास 4 मीटर विड्थ है। तो चलिए आपको बोला है कि अगर मैं इस वाले एरिया को जो आपके पास यहाँ पे शेडेड रीजन है उसको अगर मैं कवर करना चाहता हूँ, ग्रेवलिंग करना चाहता हूँ, तो आप लोग बताइए कि अगर, अच्छा ये भी दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 5.60 रुपीज है, तो बताइए कितना कॉस्ट लगेगा इसको। ठीक है, अच्छा ये जो चीज विड्थ है वो कितना बताया मैंने आप लोगों को 4 मीटर, और इसकी ये जो लेंथ दे रखी है वो आपके पास 45 मीटर है, और जो ब्रेड्थ दे रखी है वो आपके पास 38 मीटर है। आ रही बात समझ में, चीजें समझ में आ रही है, क्लियर, डन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है। तो इसको कवर करने के लिए जितने भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसकी एरिया हमें, उसका एरिया बेसिकली हमें क्या करना है, पता करना है। तो इस वाले जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हम निकालने की कोशिश करेंगे, और शेडेड एरिया निकालने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो चीज है वो क्या आपके पास एक रेक्टेंगल ही तो है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू में ब्रेड्थ,
तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक दैट इज 45, ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक दैट इज 4 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ से नेमिंग कर देता हूँ, पहले इधर वाले पोर्शन को करता ही नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ ABCD। आ रही बात समझ में? यहाँ पे कर देता हूँ EFGH। यहाँ पे पहले मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ ABCD, और वो कितना निकल जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक है, 45 90 90 180 180 मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं निकाल देता हूँ एरिया ऑफ EFGH। चलिए, तो वो कितना रहेगा, लेंथ इसकी आपकी बार ये वाली 38 हो जाएगा, और ब्रेड्थ कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो आपकी बार आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई में 4, 800 के 32 के 2 बच गए 3, 8 4 12 और 3 15, 152 मीटर का स्क्वायर। चीजों को समझिए। अब बात आती है यहाँ पे ये कि इधर से भी हमने एरिया निकाल दिया और इधर से भी हमने एरिया निकाल दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, फिर ऐड करते हैं, टोटल एरिया आ जाता है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कोस्ट ले आते हैं, बट ये गलत है। चीजों को समझिए। एक्चुअली हमने करा क्या, हमने जब ABCD का निकाला तब भी हमने ये वाला पोर्शन लिया ही लिया था, देखिए, और ये वाला निकाला उसमें भी हमने ये वाला पोर्शन लिया था। तो क्या इस वाली चीज को ढकने के लिए हमें 2 बार थोड़ी जरूरत है, हम ढकेंगे तो एक ही बार। आ रही बात समझ में? तो या तो आप इस वाले में कंसिडर कर लीजिए या फिर इस वाले में कंसिडर कर लीजिए। अब बात आती है यहाँ पे ये कि सर अब तो हमने टोटल निकाल दिया, अब हम करें क्या? यार एक बार माइनस कर दीजिए इसको। अब एक बार हम कैसे माइनस करेंगे? तो यार ये वाला जो लेंथ है वो भी आपके पास 4 मीटर है, ये वाला जो लेंथ है वो भी आपके पास 4 मीटर है, ये भी आपके पास 4 मीटर है, ये भी आपके पास 4 मीटर है। तो ये क्या बन गया आपके पास, एक स्क्वायर बन गया। तो हम यहाँ पे इसके AFGH हो गया, IJKL। आ रही बात समझ में? तो एरिया हम निकाल देते हैं IJKL की, तो वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16 मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस 180 प्लस में 154, और उसमें से 152 है सॉरी, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए 16। तो इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 2 8 5 13 1 2 1 3 332 आ गया, 0 3 2 1 3, उसमें से माइनस कर दीजिए 16, 12 में 6 गया 6, 2 में 1 गया 1, और तो यहाँ पे इसमें तो कुछ है नहीं, 316 ही बचा रह जाएगा। 316 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ पार्ट। आ रही बात समझ में? अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, विल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 316 मल्टीप्लाई में 5.60, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो रुपीज में आपके पास आंसर होगा। क्या चीजें समझ में आ गई? डन है, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और जो 13 में बोला आपके पास रेक्टेंगल है 144 जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, फिर लेंथ बोला है x सेंटीमीटर है, इसका ब्रेथ लिखना है x के टर्म में, पेरीमीटर 52 है, और उसके बाद आपके पास गिवन है इक्वेशन एक लिखना है x के टर्म में, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर इसके डायमेंशन निकालना है रेक्टेंगल के। लो भाई बहुत सारी चीजें गिवन है, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कुछ भी है रेक्टेंगल शेप का है, बोला इसका जो लेंथ है वो x है, इसका जो एरिया है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो लेंथ है वो इतना है। कहता है ब्रेड्थ को लिखिए x के टर्म में, ब्रेड्थ को लिखिए x के टर्म में। तो ब्रेड्थ को x के टर्म में लिखना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये चीज क्या आपके पास ब्रेड्थ है, उसको मैंने y मान लिया। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने इसको x के टर्म में लिखना था तो y क्यों लेट कर लिया। यार ब्रेड्थ को लिखना है x के टर्म में, इसका मतलब ब्रेड्थ को आप कुछ भी लेट कर सकते हो x को छोड़कर। अरे बात समझ में? तो हमने ब्रेड्थ को लिख लिया y, और वो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर आप लोगों को कंफ्यूजन कभी होता है, किसी स्टूडेंट को हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ, तो इसको मान लीजिए ब्रेड्थ ही बोल दिया मैंने, बोला ही नहीं y, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को क्या मैं ये कह सकता हूँ, लेंथ दे तो ब्रेड्थ जो होता है वो एरिया के इक्वल होता है, एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। आइए अब लेंथ जो है वो x है, और ब्रेड्थ हमें नहीं पता, तो ब्रेड्थ हमने ले लिया, ये तो ब्रेड्थ ही ले लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना 144। यहाँ से हमें ब्रेड्थ लिखना था x के टर्म में, तो लिखिए 144 डिवाइडेड बाय में x हो गया, ब्रेड्थ हमने लिख दिया, बोलो हाँ या नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये सिंपल सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो हमने ब्रेड्थ को लिख दिया x के टर्म में, और साथ में क्या एरिया भी है उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तो हो ही सकता है। तो एक तो कहानी हमने ये कह दिया, दूसरा हमें ये गिवन है कि जो पेरीमीटर है वो आपके पास 52 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर जो है वो 52 सेंटीमीटर है। तो चलिए हमें फिर बोला है कि डायमेंशन निकालिए, लेंथ और ब्रेड्थ ऐसा निकालने को बोला है। अब तो मैं ब्रेड्थ को y मान लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेड्थ को y मान लूं, ठीक है। चलिए
तो अब हमारे पास जो एरिया गिवन है, पहले तो हमें एक इक्वेशन पहले से पता है, x इंटू में जो y होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो होगा, या फिर आप कह सकते हो y की वैल्यू इस तरीके से हमें पता है। साथ में पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू में कितने गिवन है 52, 2 हमें पता है, लेंथ हमें पता है, ब्रेड्थ हमें पता है 144 डिवाइडेड बाय में x। बोलिए हाँ या नहीं। x के टर्म में हम लिखेंगे इक्वेशन, उसके बाद फिर हम उसको उसे को क्या करने वाले सॉल्व कर देंगे। चलिए 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहाँ से मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और 2 जो डिवाइड में आ जाएगा 26 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 144 डिवाइडेड बाय में एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू में 26, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 144 और इज इक्वल टू में एक्स उधर भेज दिए 26x, अंदर ले आइए एक्स स्क्वायर माइनस का 26x हो जाएगा और प्लस का 144 आ जाएगा इक्वल टू में 0। आ रही बात समझ में? डन है। चलिए अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपको x की वैल्यू निकालना है, फिर y तो अपने आप आ जाएगा वहां पे, मतलब ब्रेड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यार अब क्या करा जाए, क्या करा जाए, देखिए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ तो 18, और जैसे कभी मैंने लास्ट वीडियो में क्या रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में क्या करवाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 18x ले लेता हूँ और माइनस का 8x ले लेता हूँ और प्लस का 144 ले लेता हूँ इक्वल टू में 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करा, अगर नहीं पता चल रहा आपको कि यार कौन सा नंबर लिया जाए, तो आप क्या कीजिए 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर वहां से 2 नंबर ऐसा ढूंढिए जिनको प्लस या माइनस करने पे ये वाला आ रहा हो। ठीक है, 2 नंबर मतलब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 18 बच जाएगा, प्लस का माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू 18 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगा। लीजिए x की 2 वैल्यू आ गई यार। अब कौन सा वैल्यू लें हम, x के कौन सा वैल्यू लें, अब प्रॉब्लम आ गई। तो x की वैल्यू में यहाँ पे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेंथ अगर 18 होगा तो ब्रेड्थ 8 है, जो कि हमने निकाला है। ठीक है, अब वो कैसे निकाला मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ब्रेड्थ क्या था आपके पास, ब्रेड्थ को हमने x के टर्म में लिखा था, दैट इज 144 बाय x, मतलब मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 144 बाय x था। हमने x कितना निकाला, 18 निकाला, काट देंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब जब when length was 18 सेंटीमीटर, breadth is 8 सेंटीमीटर। क्या चीजें समझ में आई? अच्छा अब अगर मैं अब दूसरे में ले रहा हूं, when length is 8 सेंटीमीटर, breadth कितना होगा, देखिए y इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 8, इससे इसको कैंसिल करेंगे 18 सेंटीमीटर। तो चीजों को समझिए, दोनों केस में हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि एरिया टर्म में हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करेगा, 18 मल्टीप्लाई 8, 18 मल्टीप्लाई 8 144, फिर अगर मैं इसको 8 कर दूं, इसको मैं 18 कर दूं, फिर भी मल्टीप्लाई करने पे 144 ही आएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आया है वो यही रहेगा, x की वैल्यू 18 कर दीजिए, y की वैल्यू 8 कर दीजिए, क्योंकि लेंथ को थोड़ा बड़ा मान लेते हैं और ब्रेड्थ को थोड़ा छोटा मान लेते हैं। बाकी ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे रहेंगे तो दोनों वैल्यू यहाँ पे वैलिड होंगे, x की और y की भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चीजें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही बिल्कुल सिंपल सा, बोले तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम है। तो ये रहा मेरे पास एरिया जो कि 1000 दे रखा है, 144 की जगह पे 1000 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर दे रखा है 130 मीटर। फिर से सेम कहानी, लेंथ मान लिया x, ब्रेड्थ मान लिया y, लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर के इक्वल एरिया हो गया। ब्रेड्थ को लिखना था x के टर्म में, जो कि 1000 डिवाइडेड बाय में x मैंने लिख दिया, इतना आ जाएगा मीटर के टर्म में। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, डन है। अब आपको फिर से वही इक्वेशन बनाना है x के टर्म में, और वो करना है। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रेड्थ में यूज कर लेता हूँ, वो कितना है 130 है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x प्लस का, इसमें की जगह पे लिख दूंगा मैं 1000 डिवाइडेड बाय में x, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 30, बस वैल्यू चेंज है। यहाँ पे x प्लस 1000, x को डिवाइड बाय x ऐसे रखो, 2 डिवाइड में भेज दूंगा 65 बच जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा 1000x, और अब डिवाइड बाय x आ जाएगा, ठीक है, और 65 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1000 और इज इक्वल टू में 65x आ जाएगा, अंदर ले आया एक्स स्क्वायर माइनस का 65x, और माइनस का नहीं प्लस का ही रहेगा आपके पास 1000 और इक्वल टू में 0। बस आपको इसको मिडिल टर्म करना है, अपना काम बन जाएगा। अब मिडिल टर्म कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा, देखिए हमें यहाँ से 2 नंबर ढूंढना है, इसको प्लस माइनस करने पे 65 पता चले, 65 आ जाए, तो इसका आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद भी कई बच्चे परेशान रहते हैं, 5 से करेंगे 2 टाइम्स में 200, 5 से करेंगे 4 40 बार में, 5 से करेंगे 8 बार में, और ये तो 2 से चलता रहेगा, तो 2 2 2 तो 3 आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है,
चलिए, तो ये चीज आ गई। अब बात आती है यहाँ पे सर हम कैसे ले नंबर, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपको दो ऐसे नंबर बनाने मल्टीप्लाई करके जिसके लास्ट में एक का तो जीरो हो और एक का समथिंग कुछ और हो, ताकि लास्ट में हमें जीरो मिल सके। तो जीरो वाले हम कैसे बनाए वो देखो, ये वाला 8 तो पूरा पूरा ले लीजिए, ठीक है, 2 2 2 और ये 5 ले लीजिए, ताकि 8 बचे कितना बन जाए 40, तो 40 बन जाएगा जीरो और 5 25 25 बन जाएगा। 40 और 25 को ऐड करने पे 65 आता है, तो फील आ जाएगा 1000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 25x प्लस का 1000 और इक्वल टू में जीरो। एक्स ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस का 40 आ जाएगा, या माइनस का 25 ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस का 40 आ जाएगा और इक्वल टू में जीरो। तो x माइनस 40 इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x माइनस 25 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा लास्ट वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से x की वैल्यू 40 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 25। अब फिर से वहीं पे बात अटक गई है, सर कौन सा लें? तो जैसा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में था वैसा ही यहाँ पे भी होगा और दोनों ही वैल्यू क्या रहेंगे आपके पास, वैलिड रहेंगे। चीजों को समझिए, आ रही बात समझ में? चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है आपसे। कहता है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर द एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। चीजों को समझिए, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए, उसके बाद आपसे बोला है अगर इसकी लेंथ को 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दे और ब्रेड्थ को 5 सेंटीमीटर से कम कर दें, तो इसका जो एरिया वो रिमेन रहता है वैसा ही रहता है, सेम रहता है, ठीक है, रिमेन सेम, कुछ भी चेंज नहीं आता। तो चीजों को समझिए, अगर मैं लेंथ को x मानता हूँ और ब्रेड्थ को y मानता हूँ, तो पहले कुछ होगा तभी तो उसमें हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। चीजों को समझिए, तो अब नया जो लेंथ निकलेगा वो x प्लस 10 हो जाएगा और नया जो ब्रेड्थ निकलेगा वो y माइनस का 5 हो जाएगा। मतलब लेंथ में हमने 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करा, ब्रेड्थ में हमने 5 सेंटीमीटर डिक्रीज करा। फिर कहता है एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड, एरिया वही रहता है। तो ओरिजिनल वाला एरिया क्या था, x इंटू में y, तो वो ये जो चीज रहता है। अब जो एरिया निकालूंगा तो एरिया निकालूंगा तो लेंथ प्लस का लेंथ इंटू में ब्रेड्थ निकालूंगा ना, और वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, अगेन ओरिजिनल वाले के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि चेंज हुआ ही नहीं एरिया। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से आप एक्स वाई को कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई, इसे इसको करेंगे तो वाई से 5 से भी कर दिए 5x हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 10y हो जाएगा, और इससे करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई को हटा दीजिए, माइनस का 5x प्लस का 10y माइनस का 50 बच जाएगा इक्वल टू 0। 5 माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अच्छा 5 से भी कर दीजिए, माइनस 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, यहाँ बन जाएगा x, यहाँ बन जाएगा माइनस का 2y, यहाँ बन जाएगा प्लस का 10 और इक्वल टू में 0। एक फर्स्ट इक्वेशन यहीं पे छोड़ दीजिए। इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को हम आइदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, क्या बोला है उस चीज को देख लेते हैं। कहता है इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 एंड द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 इवन द एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड, फाइंड द डायमेंशन। क्या बात है, आपकी बार जो एरिया क्या है, जो लेंथ है वो इंक्रीज करा है 5 से, है ना। लेट मी सी अगेन, लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज बाय 4 है। तो आपकी बार लेंथ को हमने डिक्रीज करा है 5 सेंटीमीटर से और इंक्रीज करा है 4 सेंटीमीटर में, तो एरिया फिर भी अभी भी वही रहता है, x इंटू वाई रहता है। तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या था ये 4 है, ये y है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई, और उसके बाद इसको करेंगे तो आ जाएगा 4x, इसको करेंगे तो माइनस का 5y, इसको करेंगे तो माइनस का 20। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहाँ से और इज इक्वल टू में एक्स वाई है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x माइनस का 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0। 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, क्यों करा भाई, छोटा हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करने में फील आएगा, नहीं कटेगा, ये 5 है नहीं कटेगा, दोनों साइड करने का कोई फायदा नहीं है। चीजों को समझिए, इसी को सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कीजिए और इसको अब वापस पहुंच जाइए कहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाले क्वेश्चन पे, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस थे ना वहां पे जो सॉल्व करते थे। तो वहां से आप कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, सॉल्व कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपसे बोला है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है एक रूम है 13 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर वाइड है। क्या बात है। और उसके बाद कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विथ अ कारपेट ऑफ 75 सेंटीमीटर वाइड, और साथ ही आपके पास बोला है और क्या, एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर नहीं, ओनली पर मीटर है। इसका मतलब ये सिंपली किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। चीजों को समझिए,
तो कहता है एक रूम है जो कुछ इस तरीके से है, लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है 13 एंड 9 है। 13 मीटर है या सेंटीमीटर है, लेट मी चेक चेक चेक, मीटर है। ओके, तो 13 मीटर है और 9 मीटर वाइड है। तो इसका एक बार तो हम पहले क्या पता कर लें, एरिया पता कर लें। अच्छा क्यों पता कर लें भाई, तो अभी बताते हैं। क्योंकि कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि फाइंड द कोस्ट करना है रूम विद कारपेट ऑफ दिस और इसका विड्थ दे रखा है। जो कारपेट का विड्थ दे रखा है वो आपके पास 75 सेंटीमीटर वाइड है। तो कारपेट का दे रखा है, ये तो रूम के टोटल हो गए, ठीक है, ये रूम के क्या हो गए, टोटल हो गए। तो हमें क्या निकालना है, कारपेट का निकालना है। कारपेट का जो विड्थ है वो दे रखा है 75 सेंटीमीटर, ये दोनों मीटर में और ये क्या है आपके पास सेंटीमीटर में। तो कोशिश कीजिए इसको क्या कर दीजिए, पहले 100 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये निकल कर आ जाए मीटर में। आ रही बात समझ में। और काट देते इसको, चलिए 25 से कर देते 3, 25 चुके इतना 3/4 मीटर आ गया, ठीक है। डेसिमल में मत लाइएगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वापस लाना पड़ेगा आपको, कैंसिल करने के लिए नीचे लगाना ही पड़ेगा पॉइंट हटाकर। तो अभी इसको ऐसे रख देते थे, ठीक है। 3/4 मीटर जो विड्थ है, तो इसकी एक बार लेंथ पता कर लें। अब हमें लेंथ कैसे पता चलेगी, अगर मैं कंप्लीट इसकी बात करता हूं तो लेंथ ये वाली हो जाएगी, ब्रेड्थ ये वाली हो जाएगी। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर एरिया निकालता तो हो जाएगा लेंथ 13 और 9 13 में 117 117 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया तो हमें पता है पहले से ही, तो 117 किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 117। आपकी बार लेंथ हमें पता ही नहीं है तो लेंथ हम निकाल लेंगे यहाँ से, ब्रेड्थ हमें पता है, ब्रेड्थ की जगह पे क्या है 3/4 और इज इक्वल टू 117। लेंथ आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 117 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ से लेंथ अगर मैं काट देता हूँ कितना आ जाएगा, 3 3 9 2 3 9 27 39 मल्टीप्लाई 4। अरे बात समझ में, 40 का होता तो 4 चुके 16 160 हो जाता, लेकिन उसमें से 4 कम कर दीजिए 156 आ जाएगा। 156 मीटर जो आपके पास लेंथ आ जाएगा किसकी, कारपेट की। चीजों को समझिए, कारपेट की विड्थ गिवन थी, कारपेट की हमने लेंथ निकाल दी। अच्छा लेंथ की कितनी दे रखी है, 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है 12.50 रुपए, इतना है 12.50 रुपीज, इतना गिवन है आपके पास। आपको क्या करने बोला, टोटल कॉस्ट निकालने बोला, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है टोटल इतना लेंथ है इसकी कारपेट की, तो 156 मल्टीप्लाई में 12.50 आ जाएगा। ये जितना भी निकल कर आएगा आपके पास रुपीज में आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर ले जाइए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास है आप क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही फील देने वाला क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देखिएगा। कहता है एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आपके पास कुछ कुछ चीजें गिवन है, लेट मी चेक, लेंथ और ब्रेड्थ शायद गिवन है आपके पास। कोर्ट यार्ड की इतनी लॉन्ग है, 3.78 लॉन्ग है, 3.78 जो है आपके पास मीटर लॉन्ग है, और ब्रेड्थ आपके पास 5.25 मीटर है, ब्रॉड है। उसके बाद बोला है इसमें हमें क्या करना है, टाइल से फिट करना है, कवर करना है, पूरे टाइल लगाने हैं, और सारे के सारे टाइल जो सेम साइज के होने चाहिए। फिर बोला टाइल का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, लार्जेस्ट साइज क्या हो सकता है, फिर बाद में बोला नंबर भी बताइए टाइल का। अच्छा ब्रेड जो दे रखा है 5.25 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है आपके पास कोर्ट यार्ड, वो थोड़ा सा इस तरीके से है, अरे बात समझ में, इस तरीके से, क्योंकि 5.25 दे रखा है आपके पास इसकी ब्रेड, अरे बात समझ में। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास, ठीक है। स्क्वायर मत समझ लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं समझना, ये वाला बड़ी है 5.25 है। और इसमें सबसे पहले तो कवर करना है, पेव्ड करना है किस चीज से, टाइल से। और टाइल सबका टाइल जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक स्क्वायर शेप का साइज है टाइल है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास 3 ऐसे हो गए, और 3 ऐसे हो जाएंगे, और 3 ऐसे हो जाएंगे। इस तरीके से हमें टाइल लगाना है और कंप्लीटली क्या कर देना, कवर कर देना। मैंने तो मान लीजिए कि 9 लगा दिए, बट आपसे पूछा है कि कितने इसमें लग सकते हैं और सारे सेम साइज के होने चाहिए, और बोला मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है टाइल का। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेड्थ है, तो जो हमारे पास टाइल होगा स्क्वायर शेप का, उसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगी। हाँ, हालांकि स्क्वायर का जो है वो लेंथ ब्रेड्थ दोनों इक्वल होंगे, लेट से ए और ए के इक्वल होगा, ठीक है, बट कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगी, कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम साइज पता करना है, तो जब भी आपके पास मैक्सिमम साइज पता करना हो तो आप चले जाते हो एचसीएफ के पास, और जब भी आपके पास मिनिमम साइज पता करना होता है तो आप पहुंच जाते हो एलसीएम के पास।
इसका मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब क्या था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। आ रही बात समझ में? तो HCF के पास चले जाएंगे तो इस वाले का लेंथ का और ब्रेड्थ का हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि कितना इसका मैक्सिमम जो एक साइज हो सकता है किसी भी एक टाइल का। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। अच्छा यार, ये डेसिमल में है तो हमें थोड़ा सा HCF निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर में, तो सेंटीमीटर में कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.78 मल्टीप्लाई में 100 से मल्टीप्लाई करते ही सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 378, और ये आ जाएगा 525, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर में आ गया। ये भी आपके पास सेंटीमीटर में आ चुका है। तो मेरे पास दो नंबर है 378 और 525। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है आपको, HCF निकाल देना है। HCF कैसे निकालते हैं चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। 378, जो छोटा नंबर होगा उसको बाहर रख लीजिए, बड़ा नंबर होगा उसको अंदर रख लीजिए। ठीक है, 525 जैसे डिवीजन करते थे वैसे ही करते जाना, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए इसको अगर मैं भाग देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में दे देता हूँ 378, 15 में 8 जाएगा 7, 1 11 में 7 जाएगा 4, और यहाँ 4 में 3 जाएगा 1, 147 बच गया। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर में बचा है उसी नंबर से उसको डिवाइड करना है जिससे आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, और लास्ट टाइम हमने इससे डिवाइड किया था, अब की बार इसी को यहाँ पे ले आएंगे 378। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपको HCF करना होता है। चलिए, तो यहां से अगर मैं करता हूं तो 1 से 147 को अगर मैं डबल करता हूं तो कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लेता हूं। 2 करेंगे तो 4 1 आ जाएगा, 4 दिन 8 1 9 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 294 आएगा। 3 टाइम्स में ज्यादा चला जाएगा, क्या ज्यादा चला जाएगा, हाँ बहुत ज्यादा चला जाएगा। 2 टाइम्स में ही लेता हूं मैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा 294। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, आ जाएगा 4, 17 में 9 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, 84 ही बचेगा। चलिए अब 147 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, लास्ट टाइम जैसे इसको, अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इसी तरीके से ये कहानी चलती रहेगी। तो 84 से करेंगे 80 80 160 हो जाता है, एक ही बार में लेकर जाऊंगा मैं, 84 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे आपका 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, अब की बार ये वाला 84 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ये एक बार में आ जाएगा 63 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 63, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 63, आ जाएगा 0 0। अच्छा, HCF क्या होता है, तो HCF होता है जिससे आपने लास्ट टाइम जो डिवाइड किया वो, इसका मतलब ये है जो स्क्वायर का जो आपके पास शीट है उसका जो मैक्सिमम हो सकता है साइज, वो क्या हो सकता है, 21 सेंटीमीटर लेंथ पीरियड हो सकता है। मतलब स्क्वायर का तो हमने पता कर लिया कि भाई साहब 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर का एक टाइल हम इसमें लगा सकते हैं जिसका साइज क्या है, लार्जेस्ट यही होगा। इससे ज्यादा लार्जेस्ट साइज का हम जो टाइल है वो नहीं लगाएंगे। आ रही बात समझ में? अब हमें बोला है कि आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। तो आपको क्या करना था, जब भी आपको नंबर किसी भी चीज में नंबर निकालना हो तो आपको क्या करना होता है पता है, बड़े वाले का एरिया डिवाइडेड बाय में छोटे वाले का एरिया। तो बड़े वाला ये कंप्लीट कोर्टयार्ड है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है आपके पास 378 है, और ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 525 है, डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ वन टाइल। टाइल कितना है, तो टाइल का जो लेंथ है बोले तो लेंथ ब्रेड्थ यही होती है साइड, ए स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला, साइड इंटू में साइड, तो 21 मल्टीप्लाई में 21। आपको क्या करना है, इसको काटापीटी कर देना, आपका काम बन जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? काट दें इसको, 3 से काट देते हैं, 3 7 जा, ठीक है, इसको काट देते हैं तो 3 से एक बार में, 3 से दो बार में, 3 से इतने बार में। चलिए, और 7 से कट जाएगा क्या, 7 से काट देंगे अगर हम इसको तो कट जाएगा, 7 एकम 7 और 5 बचा 7 8 56। चीजें समझ में आ रही है? 7 एकम 7, फिर बच गया 5 7 8 56। ठीक है, और काट देते हैं, 3 से काट देते हैं इसको 7 बार में, और 3 से काट देते हैं इसको 6 बार में। आ रही बात समझ में? इतना कट जाएगा, आगे नहीं कटेगा। 7 से इसको चेक कर लेते, कट जाएगा क्या, 7 7 49, 7 7 जा 49, और 49 के बाद नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटते। चीज़ों को समझिए, ये नहीं कटेगा, मैंने क्या कर दिया, मैं भूल गया कब क्या कर दिया। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 378 और 528 लिख दिया था मैंने, 525 था ना, 525, और नीचे में क्या आपके पास 21 मल्टीप्लाई में 21। चलिए इसको काटते हैं, तो 21 से सीधा काट देते हैं, तो 21 से एक बार में काट दिया, बच गया इधर 9, और इधर बच गया कितना 9 7 16, और यहाँ पे 68, तो 21 8 168, 18 टाइम्स में कट गया। चलिए 3 से काट देते हैं इसको अब हम 7 बार में, और 3 से काट देते हैं 6 बार में। 7 7 7 से काट देंगे यहाँ पे, 7 7 49 बच जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे
3 बचेगा, 35, 7 बचे 35, बहुत सही, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 × 75 और 75 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, मान लीजिए 6 बचे तो इसके 0 बच गए 3, 7 से 42 और 3 45, 450। तो 450 टाइल है जो हम इसको इसमें लगा सकते हैं। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आपसे बोला गया है, चलिए देखते हैं। कहता है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 160 पर हेक्टेयर ए 1440 रुपए, 1440 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड इट एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर मीटर। ओके, तो चीजों को समझिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाइए, फिर आपसे जो जो बोला गया वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। फिर आपसे बोला यार इसका जो 1 हेक्टेयर, ध्यान दीजिएगा, इसका 1 हेक्टेयर का जो कॉस्ट है वो लगभग 160 रुपीज है। 1 हेक्टेयर का जो कॉस्ट है वो आपके पास 160 रुपीज है। और जो टोटल कॉस्ट है, कंप्लीट एरिया का जो कॉस्ट है आपके पास, वो होता है वो दे रखा है आपके पास, टोटल कॉस्ट दे रखा है आपके पास, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दे रखा है इतना 1440 रुपए, इतना दे रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जो हेक्टेयर होता है वो एरिया का यूनिट होता है और आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया ही पता है। अच्छा, आगे क्या और निकालने के लिए बोला है, सबसे पहले वो भी समझा देता हूँ। फिर आपसे बोला इसके मैं चारों ओर एक फेंस लगाना चाहता हूँ। फेंस मतलब इसके एक तरीके से बोल सकते हैं आप घेराव करना चाहते हो, चारों साइड मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक दीवार खड़ी करना चाहते हो, या फिर कुछ लेंथ की बात कर रहे हो, चारों साइड लेंथ में लगाने लाइट से वायरिंग करनी है, ठीक है, तो चारों साइड इस तरीके से आपको करना है। तो आपको किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे लेंथ की जरूरत है, बोले तो इस वाले की, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सिंपल सी बात बोलो, आपको पेरीमीटर की जरूरत है। और पेरीमीटर से भी ज्यादा जरूरी बोले तो आप लोगों को साइड की जरूरत है, और कुछ नहीं। पेरीमीटर तभी तो निकलेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × में साइड। अब साइड पता रहेगा तभी तो पेरीमीटर निकलेगा, टोटल लेंथ पता चलेगा तब फील आएगा, क्योंकि हमें फेंस करना है, चारों से फेंसिंग करनी। अब फेंसिंग करने के लिए हमें पेरीमीटर की जरूरत है, पेरीमीटर के लिए साइड की जरूरत है, ताकि लेंथ चारों साइड की पता कर सकें। क्योंकि हमें यह भी पता है कि जो 1 हेक्टेयर का ही बोल रखा है ना, 1 हेक्टेयर का जो कॉस्ट है, लेट में से कितना बोला है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 75 पैसे पर, ओहो मीटर नहीं है, पर है, वो है 75 पैसे पर मीटर है। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, कहता है 1 मीटर का जो कॉस्ट है आपके पास वो 75 पैसे है। तो और एक बार, जब तक मुझे मीटर में पता नहीं चलेगा इसके चारों साइड की लेंथ, तब तक पता भी नहीं चलेगा हमें कि कितना टोटल जो पैसे हैं वो लगेंगे इस कंप्लीट फेंसिंग करने में। तो मैं क्या, मेरा जो टारगेट रहेगा, एक तो इसको मीटर में लाना है, चीजों को समझिए। तो हेक्टेयर के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अरे बात समझ में, इसका मतलब ये है कि आपको जो गिवन है वो ये गिवन है कि 10,000 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 160 रुपए है। आई बात समझ में। तो यहां से अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में इधर ही रखूंगा और ये 10,000 डिवाइड में भेज दूंगा, तो 160 के नीचे आ जाएगा आपके पास 10,000। क्या इसमें कुछ डाउट है? नहीं है। चलिए इसको काटापीटी कर लेते हैं और 1 मीटर का कॉस्ट निकाल लेते हैं। 0 से 0 को उड़ा देते हैं, 4 से काट देंगे तो कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में, 250 बार में। 2 से और काट देता हूँ 2 बार में, इसको काट देंगे तो 125 बार में। चलिए इतना जो रुपए हैं वो लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। अगर आप लोगों ने 17 ये बहुत अच्छे से किया होगा तब आपको पता चलेगा कि एरिया का एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तब जाकर आपके पास एरिया निकल कर आ जाता था। अच्छा, मैं यहाँ पे एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें साइड चाहिए, और साइड तो यार एरिया में मिलेगा, पेरीमीटर में तो डायरेक्ट है नहीं। पेरीमीटर में साइड है, बट पेरीमीटर हमें निकालना है, उसके लिए साइड की जरूरत है। पेरीमीटर भी नहीं पता हमें, तो पेरीमीटर के पास अभी जा नहीं सकते, हमें एरिया के पास जाना पड़ेगा। तो एरिया जो निकलता था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर नहीं पता ध्यान दीजिएगा, टोटल कॉस्ट अगर हम निकालते थे कैसे निकालते थे, एरिया इंटू में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर करके निकालते थे, तब जाकर आपके पास टोटल कॉस्ट निकल कर आता था। याद कीजिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 5 रुपीज है, और मैंने बोल दिया जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, 10 से मल्टीप्लाई करके 50 आता था। 50 क्या होता था, टोटल कॉस्ट आता था। तो यहाँ पे भी तो वही किया है मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही चीज निकल कर आ जाएगी आपके पास। आ रही बात समझ में। तो यही जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और यहाँ से मैं एरिया निकाल लूंगा, और एरिया की जगह मैं रख दूंगा साइड का स्क्वायर, तो वहां से हमारे पास साइड निकल कर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से मैं एरिया निकालता हूँ, उसकी जगह मैं साइड का स्क्वायर ही पुट कर देता हूँ। चलिए
टोटल कॉस्ट कितना है, इतना है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना निकाला, 2/20 125 125 ऊपर भेज दीजिए, इतना आ जाएगा 125। 2 से इसको कीजिए 720 और यहाँ पे आ जाएगा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई में 125। इसको स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। सिंपल हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। चलिए तो 720 को ब्रेक कर दो ताकि स्क्वायर से बाहर ले आऊंगा मैं। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, 12 12 5 5 से काट देंगे। चलिए 5 आपको कुछ नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर आप कह सकते हो कि एलसीएम ले लीजिए। तो 720 को मैं अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 कम 5 बच गया 2, 5 के 20, फिर से 5 के 20 और इसके ये पता है 12 का स्क्वायर होता है तो सिंपल यही कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेयर बना लेगा है ना, 5 मल्टीप्लाई 12 हो गया और इसके जगह पे तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयरिंग कर लीजिए जैसे कि हीरोन्स फॉर्मूला में करते थे। इसकी पेयरिंग 5 बार आ गया, इसकी पेयरिंग मल्टीप्लाई में 5 बार आ गया, इसकी पेयरिंग 5 बार आ गया। सॉरी 12 है तो यहाँ से साइड कितना आ जाएगा, 25 25 12 300 300 जो है आपके पास मीटर में जो है वो साइड निकल कर आ गया। अब बात आती है हमें पेरीमीटर निकालना था तो पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू में साइड तो आ जाएगा 4 इंटू में 300 वो आ जाएगा 1200 मीटर। क्या चीजें समझ में आई, 1200 मीटर आ चुका है। हमें पता है 1 मीटर का 75 पैसे तो 1200 मीटर का कितना होगा, तो जो कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ क्या लिख रहा हूं यार, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो निकल कर आ जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई में 75। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा आपके पास टोटल कॉस्ट रहेगा। वन मोर थिंग, ये तो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पैसे में निकलेगा क्योंकि 75 पैसे दे रखा था। अगर आपको रुपीज में चाहिए तो 100 से और डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब यहीं पे मैं लगा देता हूँ 100, लीजिए बात खत्म। तो ये रुपीज में निकल कर आ जाएगा। अब जो कॉस्ट निकलेगा आपके पास वो रुपीज में निकलेगा। 0 से 0 को उड़ा दीजिए, लीजिए 12 और 75 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर ले जाइए। क्या चीजें समझ में आ गई, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आपसे बोला गया है, चलिए देखते हैं। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ टू इट्स एडजेसेंट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर इफ द डायगोनल कनेक्टिंग देयर एंड्स इज 18 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए सबसे पहले आपसे बोला एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड वो 12 और 14 है। तो मान लीजिए अगर ये 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और जो ये है वो 14 सेंटीमीटर है। एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड ये और ये बोल लीजिए या फिर ये और ये बोल लीजिए, 12 और 14 है। फिर कहता है इनसे ये वाले जो दोनों साइड उसमें जो कनेक्टिंग डायगोनल है, मतलब ये वाले डायगोनल है वो उसको 18 सेंटीमीटर बता रहा है। फिर कहता है इस पैरेललोग्राम, मान लीजिए कि ABCD है, इसका एरिया निकालिए। चीजें समझ में आ रही है, डन है। अब चलिए इस पूरे अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ पैरेललोग्राम का, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इंटू में हाइट। तो यार ना यहाँ पे बेस तो है कि ये भी बेस ले सकता हूँ, ये भी बेस ले सकता हूँ, बट हाइट नहीं है। तो हाइट नहीं है तो इस केस में आपको एक और चीज गिवन है। देखिए तीनों साइड दिया इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का। अगर मैं एरिया निकाल कर ऐड कर दूं तो फिल नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये भी 14 है तो ये भी 14 आएगा, ये 12 है तो ये भी 12 आएगा। तो जितना एरिया इसका आएगा उतना एरिया इसका आएगा। अरे बात समझ, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ABC निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ABC निकाल लीजिए और 2 से इंटू कर दीजिए, एरिया ऑफ ABCD पूरे का आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला 17A में जाइए, आपको कंप्लीट क्लियर क्लैरिफिकेशन जो उसमें मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है एरिया जो है एक स्क्वायर का वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। चलिए तो ये आपके पास डायगोनल है, साइड पता है S होता है, साइड पता है S होता है, या फिर A लेट कीजिएगा तो A लेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, नहीं पता सर, ABCD अगर मैंने इसकी नेमिंग कर दी। अगर आपको पता है, एरिया पता है और यहाँ पे डायगोनल गिवन है, क्या डायगोनल गिवन है, क्या डायगोनल निकालना है। चलिए एरिया और डायगोनल का रिलेशनशिप याद कीजिए, 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2 होता था। अब बात आती है कि यहाँ पे डायगोनल जो इक्वल होते तो D का स्क्वायर बताया था मैंने आप लोगों को, 1/2 इंटू में डायगोनल का स्क्वायर। अब ये जो एरिया है वही दे रखा है आपके पास 200। एरिया का फॉर्मूला डायगोनल के टर्म में आपको मैंने यही बताया था, 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में डायगोनल का स्क्वायर, और वो कितना है आपके पास 200। चलिए डायगोनल का स्क्वायर इधर छोड़िए, डिवाइड में उधर भेज दिए, मल्टीप्लाई में 200 मल्टीप्लाई में 2, और ये हो गया D स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 400। डायगोनल निकालिए, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 400। कई बच्चे बोलते हैं सर प्लस माइनस भी लगाएंगे, लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस 20 निकल कर आ जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट 20।
क्योंकि डायगोनल है, लेंथ है, तो नेगेटिव कैंसिल, तो ले लेंगे क्या, सिंपली पॉजिटिव लगाइए, नहीं लगाइए प्लस का तो रहता ही रहता है। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। तो 20 सेंटीमीटर जो इसकी डायगोनल है वो निकल कर आ जाएगी। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और अभी तक हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया है क्वेश्चन नंबर 20 तक। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कवर कर लेंगे रेस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।